हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूँ साइंस में बायोलॉजी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैट एंड प्रोटीन। आज हम लोग वसा और प्रोटीन की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो दिनेश, सीमा, सोनम, रानी, कैलाश, प्रीति, राधा, एस दुबे, राजा बाबू, इसरत, छोटी, आरपी सिंह, सुनीता, खुशबू, नेहा, लोकेश, प्रियंका, आर्या, ईशा, गुड़िया, विश्वजीत, स्नेहा, सुशील, रोशन, अदिति, चंचल, फरहा, आनंद, अंकित। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे और हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट के टाइप में कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, डायासैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है ना। अब देखिए, नोट में कुछ पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, कई सारे पॉइंट आपको नोट में लिखना है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा स्टार्च के बारे में कि प्लांट्स अपने फूड को प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा याद रखिएगा कि किसी फूड में, किसी भोजन में, किसी फूड में, किसी भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, किसी भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, और लास्ट में लगभग 15 के आसपास सवाल भी कराएंगे आपको, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। आयोडीन टेस्ट, कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। किसी फूड में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट करते हैं। और तीसरी बात याद रखिएगा, आयोडीन के प्रेजेंस मतलब स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन, स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन कैसा कलर देता है? तो स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है। स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन ब्लू ब्लैक यानी नीला काला रंग, ब्लू ब्लैक कलर रंग देता है। इसके बाद याद रखिएगा चौथा पॉइंट कि जो कैप्सूल आप लोग खाते होंगे, है ना जी, कैप्सूल तुम लोग खाता होगा। एक होता है दवाई, है ना, और एक होता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर पाउडर पाउडर जैसा सब्सटेंस रहता है ना। तो कैप्सूल जो होता है उसके ऊपर जो कवर होता है वो किसका? प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है बताओ? वो जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है? बता सकते हैं? प्लास्टिक का रहता है वो। ये सोचो अगर वो प्लास्टिक का रहता तो हमारे शरीर के लिए नुकसान रहेगा ना जी। लेकिन एकदम दिखने में कैसा रहता है? प्लास्टिक के जैसा रहता है कि ना। तो जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर देखते हैं, कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है, कैप्सूल का कवर किससे बना होता है? तो याद रखिएगा कैप्सूल का कवर स्टार्च तथा जिलेटिन, स्टार्च तथा एक पदार्थ होता है जिलेटिन, जिलेटिन से मिलकर बना होता है। जिलेटिन से मिलकर बना होता है। स्टार्च तथा जिलेटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे आप लिखोगे, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
आगे चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। सेलुलोज से नहीं बनता है बाबू, है ना, किससे बनता है? स्टार्च से बनता है। पांचवा याद रखिएगा कि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होता? जो सेलुलोज है। अच्छा ये याद रखना, सेलुलोज हो चाहे स्टार्च हो, दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। दोनों ही किससे मिलकर के बनता है? ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। लेकिन याद रखिएगा हमारे शरीर में जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन किसमें होता है? तो आपको बताया है, सेलुलोज का पाचन जो जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें होता है ना। जेलेटिन एक पदार्थ होता है बाबू, है ना। जेलेटिन जो होता है एक पदार्थ होता है ना, रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका हम लोग पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे जेलेटिन के बारे में क्या होता है। अब दूसरी बात करें तो याद रखिएगा छठा पॉइंट कि प्लांट सेल का पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। यानी जो प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो सेलुलोज से बना होता है। समझना है ध्यान से। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट याद रखना कि जो आपका कागज का निर्माण, कागज जो होता है, कागज का निर्माण किससे होता है? तो कागज का निर्माण भी सेलुलोज से होता है। कागज का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। इसके बाद आठवां याद रखिएगा, जो आपका नेक्स्ट कि कॉटन यानी कपास, कपास जो है, कपास का निर्माण सेलुलोज से होता है। और कपास को ही क्या कहते हैं पता है? ध्यान से समझिएगा, कपास को ही कहा जाता है सिल्वर फाइबर, रजत रेशा बोलते हैं इसको, सिल्वर फाइबर कहते हैं। और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध जो है वो किससे है? ये कपास के उत्पादन से है। इसी प्रकार वन लाइनर में आप लोग लिख लीजिएगा, एक होता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर हम लोग किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर याद रखिएगा ये कहा जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर जो है ये किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर याद रखिएगा वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जूट को। जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट यानी मेस्ता, है ना, या पटसन बोलते हैं। और सेंट्रल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? ये आपका कोलकाता में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखेंगे नेक्स्ट वन लाइनर, एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा कि कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए किस मिट्टी की जरूरत होती है? तो कपास के उत्पादन के लिए याद रखिएगा ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी की जरूरत होती है। यह आप वन लाइनर में लिख लेना। इसी प्रकार आपको यह पता है ग्रीन गोल्ड, आपको बताया था ना ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो बांस को क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है ना। इसी प्रकार एक है याद रखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, टर्म किसने दिया ये आपको बताया था, है ना। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे और भी बातें करेंगे कि एक ग्रीन डेवलपमेंट नामक बुक है। कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है सर, कवक काइटिन से बना है तो जीवाणु किससे बना होता है? अरे मंटू बाबू आप जाकर के पिछली क्लासेस देखिए, बच्चों को मैंने याद करवा दिया है, कवक का काइटिन से, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से।
आप पिछली क्लासेस लगता है आपने नहीं की है, याद करवाएं कि नहीं करवाए हैं जी? बैक्टीरिया का किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। जीवाणु का किससे? पेप्टिडोग्लाइकन से। कवक का किससे? काइटिन से। बताएं कि नहीं बताएं, बोलो। इसके बाद नवा पॉइंट याद रखिएगा कि रेयॉन का निर्माण, रेयॉन जो है ना, रेयॉन का निर्माण किससे होता है? रेयॉन का निर्माण, रेयॉन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सेलुलोज से होता है। और ये जो रेयॉन है ना, याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेयॉन जो है इसी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आर्टिफिशियल सिल्क। इसे आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं या कृत्रिम रेशा कहते हैं। और सिल्क की बात करें तो सिल्क वॉर्म का, रेशम के कीट का उत्पादन, याद रखिएगा रेशम के कीट का उत्पादन वन लाइनर में लिखना है, वन लाइनर में लिख लो, यहां लिखना है, यहां लिख लो, लेकिन ये चीज याद रखना, रेशम के कीट का उत्पादन क्या कहलाता है? सिल्क वॉर्म का उत्पादन क्या कहलाता है? वन लाइनर में लिखना है, वन लाइनर में लिख लीजिए, यहां लिखना है, यहां लिख लीजिए। उसे कहते हैं सेरीकल्चर। और जो आपका प्राकृतिक सिल्क जो होता है, नेचुरल सिल्क जो होता है, वो किससे बना होता है? तो याद रखिएगा नेचुरल सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। प्राकृतिक सिल्क जो है, प्राकृतिक रेशम, प्राकृतिक रेशम किससे बनता है? नेचुरल सिल्क प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना होता है। प्राकृतिक रेशम किससे बना होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। नेचुरल सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पहले इन सारे पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। अभी कई सारे पॉइंट हैं और लिख लिया? आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है सेलुलोज। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला सेलुलोज, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। सबसे ज्यादा मात्रा में, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? सेलुलोज। इसके बाद याद रखिएगा कि फंजाई यानी कवक, फंजाई यानी कवक अपने फूड को, अपने भोजन को किसके रूप में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ग्लाइकोजन भी क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट है जो आपका हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन यानी ह्यूमन बॉडी में जो ग्लाइकोजन है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन लीवर तथा कहां पर? मांसपेशियों में। लीवर तथा कहां पर? मसल्स में। लीवर तथा मांसपेशियों में क्या होता है? स्टोर होता है।
लीवर तथा मांसपेशियों में क्या होता है, स्टोर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बताएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सेलुलोज के पाचन के लिए क्या आवश्यक है, मिथेनोजन नामक बैक्टीरिया आवश्यक है। दीपक जी, आप लोग कुछ बच्चे मुझे लगता है ना कि पुरानी लेक्चर्स को ठीक से देखते नहीं है, है ना। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, बॉटेनिकल सर्वे और देखो, बॉटेनिकल सर्वे और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ही कहां पर है, कोलकाता में है। ठीक है, दोनों ही आपका कोलकाता में। तो ये सब लिखना है, वन लाइनर में लिख लीजिएगा, है ना। जैसे आपको लिखना है तो वन लाइनर में आप लिख लो ये सब पॉइंट, है ना, कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का ही मुख्यालय कहां पर है। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का ही मुख्यालय याद रखिएगा किधर है, ये भी कोलकाता में है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो है ही कोलकाता में। इसके बाद याद रखिएगा, एक मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट ये एक किताब है, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी रिसेंट में दरोगा में पूछ दिया गया ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया। तो ग्रीन डेवलपमेंट वर्ड इज क्वाइंड बाय, सॉरी, ग्रीन डेवलपमेंट बुक इज रिटन बाय, इज क्वाइंड बाय नहीं, ग्रीन डेवलपमेंट बुक इज रिटन बाय विलियम एम एडम्स, विलियम एम एडम्स, विलियम एम एडम्स, है ना, इन्होंने ये किताब लिखी है ग्रीन डेवलपमेंट, इसे आप लिख लीजिएगा। कौन सा आपके एग्जाम में आज पूछा गया था, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला। ठीक, लीवर के बाद मांसपेशी लिखा हुआ है ना। चलिए यहां पर ना कुछ, जैसे अब इस टर्म टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके जैसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसको आप वन लाइनर में लिख ही लो, है ना। फिर इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। जैसे कुछ कुछ संस्थाएं हैं उसके बारे में लिख लीजिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जैसे 4-5 हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बारे में लिख लो, क्योंकि आपसे एग्जाम में अक्सर यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो उसको मैं लिखा देता हूँ अभी। विलियम एस गौर ने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया था। ठीक है, गुड। अभी ये जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे, है ना। ये अब बायोलॉजी में यहाँ ये कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये बताइए, ऑप्शन उसमें क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है वो बताइए, तो फिर मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले तो एक लिख लो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, अक्सर यहां से सवाल बनता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारा एक्ट तो लिखा दिए थे ना आप लोगों को, एक्ट तो सारा लिखा दिए थे ना जी, सारा डे भी आप लोगों को बता दिए थे। इसको बोलते हैं वन अनुसंधान संस्थान। बाकी बीच बीच में आपको लिखाते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपका दिखता रहेगा ना, जो भी वो लिखाते रहेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन जो जो इससे रिलेटेड है ना, ये थोड़ा आप लोग एक जगह लिख लो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वन लाइनर में लिख लेना, या फिर आपको इसी कॉपी में लिखना है लिख लो,
फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? भोपाल में। ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लिख लेना, एक है भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, है ना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां पर है? ये भी आपका देहरादून में, देहरादून में। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, यानी सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, तो ये भी कहां पर है आपका? देहरादून में। इसके बाद याद रखिएगा एक है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? तो ये है आपका, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली। इसी तरह आप एक लिख लीजिएगा, एक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछता है आपके एग्जाम में। इसकी स्थापना ना राष्ट्रीय, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में, है ना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, ये भी लिख लेना। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, पहले आप इससे लिखो, और 3-4 हैं उसको लिख लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है सवाल यहां से। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एनजीटी। ठीक है जी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें। आप निश्चिंत रहिए, है ना, जिनका भी ये सवाल है ना। ठीक है, अमित जी, एकदम निश्चिंत रहिए। आप जब एग्जाम में जाइएगा, एडीओ के एग्जाम में बैठिएगा, 90% से ज्यादा क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर नोट्स। निश्चिंत रहिए आप इसके लिए। अरे एडीओ में क्या पूछेगा बाबू? एनसीईआरटी ही पूछेगा ना, कोई भी वनडे एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी पूछता है। और मैं आपको एनसीईआरटी जो बेस मान के, पहले तो बेसिक आपका जो बेस एनसीईआरटी का कराता हूं, उसके बाद आपको जो भी फैक्ट होते हैं वो आपको देता हूं। तो इससे बाहर क्या ही पूछेंगे। तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको आपके क्वेश्चन नोट से मिलेंगे। मेरे में मतलब 90% तो मिलेगा ही मिलेगा। एनजीटी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 2010 में, एज पर एक एक्ट पारित होता है 2010 में। इस एनजीटी की स्थापना याद रखिएगा, एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा होती है। कब? 2010 में ही। एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा कब? 2010 में ही इसकी स्थापना होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन और हैं 3-4, उसके बारे में लिख लीजिएगा। जो नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशन है यह है नीरी। नीरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और याद रखिएगा ऐसे बोलता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो यह है आपका नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद याद रखिएगा एक है आपका CAZRI, इसको बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, हिंदी में लिख लीजिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? यह है आपका जोधपुर में। इसके बाद याद रखिएगा एक है आपका IUCN। IUCN का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कई बार आपसे क्या होता है ना, फुल फॉर्म पूछ देता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, लेकिन आप अंग्रेजी में ही याद रखिए इसको। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर याद रखना एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड, ग्लैंड नामक जगह पर है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड नामक जगह पर IUCN का हेडक्वार्टर। और ये जो IUCN है याद रखिएगा ये क्या करता है? ये एक डाटा, ये एक बुक रिलीज करता है। ये कौन सा? रेड डाटा बुक। ये कौन सा बुक रिलीज करता है? रेड डाटा बुक रिलीज करता है, जारी करता है। कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो दिस रेड डाटा बुक इज रिलीज्ड बाय IUCN। और कहेंगे सर ये रेड डाटा बुक क्या है? तो ये विलुप्त हो चुके प्राणियों का सूची है। ये इंस्टिंक्ट एनिमल जो हैं, विलुप्त हो चुके प्राणियों का क्या है? सूची है। कहेंगे सर कैसे प्राणियों को विलुप्त प्राणियों के अंदर रखा जाता है? तो ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स जो पिछले 50 साल से जिसका कोई हमें वो ना मिला हो, पिछले 50 साल से अगर उस प्राणी का कोई भी हमें मतलब वो नहीं मिला है, तो उसे क्या बोलते हैं कि ये जो प्राणी है वो विलुप्त हो चुका है। और ये विलुप्त प्राय या विलुप्त प्राणियों का क्या है? ये लिस्ट है जो आपका रेड डाटा बुक है। किसके द्वारा जारी होता है? याद रखिएगा IUCN के द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। हाँ, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट दोनों, बहुत बढ़िया। फटाफट से इसे लिखो। कैन आई मूव? आगे चलें। फरमान जी, आपने जिस एग्जाम के लिए ये बैच परचेज किया है ना, उस एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब मतलब जैसे आप किसी एग्जाम के हिसाब से नहीं करेंगे ना जी, जब भी फिजिक्स आपका स्टार्ट होना होगा हो जाएगा। सर थोड़ा राइटिंग साफ साफ लिखिए, राइटिंग नहीं पता चलता है। तो रागिनी जी अगर नहीं पता चलता है तो आप बोल के पूछ सकते हैं हमसे, है ना, कि सर ये पता नहीं चल रहा, ये पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, चलें आगे। अब इसके आगे एक संस्था है, लिख लीजिएगा UNEP। UNEP इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी। नायरोबी कहां पर? तो केनिया, केनिया का राजधानी है नायरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद एक है याद रखना, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक NGO है जो कि पर्यावरणीय मुद्दों पर क्या करती है? काम करती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये एक प्रकार का NGO है जो कि
पर्यावरणीय मुद्दों पर क्या करती है, कार्य करती है, और इट्स हेडक्वार्टर इज इन, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन एम्स्टर्डम। कहां पर है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहां की कैपिटल है, नीदरलैंड्स की कैपिटल है। और इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, एंड दिस वन इज लास्ट वन, WWF, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। और इट्स हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर ना। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को देखा। अब देखते हैं कि आखिर हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। आगे चलें, चलो ठीक है। ग्लाइकोजन का हिंदी क्या होता है, ग्लाइकोजन का हिंदी ग्लाइकोजन ही होता है कविता जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अब देखिए, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, है ना, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा। देखो, मान लीजिए कि आप अभी जैसे शादी वगैरह का सीजन है, आप जाते हैं कहीं एकदम पार्टी में, और आपको मान लीजिए गाजर का हलवा पसंद है, रसमलाई या मिठाई पसंद है, और आप क्या करते हैं, एकदम ठूस के मिठाई खा लेते हैं एकदम खूब। अब जब खूब मिठाई खा लीजिएगा तो उस समय मान लीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल या ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। मान लीजिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहना कितना चाहिए, हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहना चाहिए मान लीजिए कि 80 से 120 mg के बीच में, इतना mg पर 100 ml ये रहना चाहिए। लेकिन ये बढ़ के मान लीजिए आपका 160 mg हो गया, 170 mg हो गया, ये हो गया बढ़कर के मात्रा, है ना। अब इस समय क्या होगा, इस समय जो ज्यादा ग्लूकोज है, ध्यान से समझना, जो आपके बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है, इस ज्यादा ग्लूकोज का क्या होता है, ये जो ज्यादा ग्लूकोज होगा, यानी जो एक्सेस ग्लूकोज होगा जितना भी, मान लीजिए 40 mg ज्यादा ग्लूकोज हो गया, 60 mg ज्यादा ग्लूकोज हो गया, 100 mg ज्यादा ग्लूकोज हो गया, है ना। तो ये जैसे ज्यादा ग्लूकोज होगा, इसको क्या करेगा लीवर, लीवर यानी यकृत या जिगर जिसे कहते हैं, यकृत, ये जो लीवर है ये क्या करेगा, इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और ये फिर ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाएगा, हमारे लीवर में और मांसपेशी में क्या हो जाएगा, लीवर तथा मसल्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लीवर तथा मसल्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना। और ये एक तरह से क्या करता है पता है, ये एक तरह से आपका जितना ज्यादा ये लीवर और मसल्स में स्टोर होगा तो उतना ही ये क्या करेगा, एक तरह से मोटापा को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अब समझना है कि यहां पर देखिए, ये जो ज्यादा ग्लूकोज, यानी ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। इसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, समझना है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं इसे।
यानी कि इस ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ही लीवर क्या करता है, इस एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और मसल्स में स्टोर हो जाएगा, लीवर में स्टोर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा मिठाई खाने वाला देखते हो पूरा उसके मांसपेशी में क्या होगा, मोटापा धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये कारण है। अभी लीवर देखिए, यकृत जो है ना हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर। लीवर इतना इंपॉर्टेंट है कि यह हमारे शरीर के अंदर 500 से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। कितना? 500 से ज्यादा कार्य को। इतना यह काम करता है हमारे शरीर के अंदर कि इस लीवर को कहते हैं केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसे मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला या मानव शरीर का केमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है इसको। ये जो लीवर है इसका रीजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। रीजेनरेशन पावर यानी इसका जो पुनर्योजन शक्ति होता है ये बहुत अधिक होता है। यानी कि आप 90% अपने लीवर का अगर आप दे दीजिएगा, दान भी कर दीजिएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा। और सबसे कम रीजेनरेशन पावर जो होता है, सबसे कम पुनर्योजन शक्ति जो होता है वो किसका होता है, हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का। लीवर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है और साथ ही साथ लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। अब लीवर देखो इतना यह है, कहता है कि देखो भाई हम बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे हम, लेकिन हर काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ क्या चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए। यानी कि हमें आकर के कोई आकर के बोले हम बहुत सारा काम कर सकते लेकिन अपने मन से नहीं करेंगे हम कोनो काम। हमको जाकर के आए कोई, जब तक वो नहीं करेगा, कहेगा नहीं कि हाँ तुम ये काम करो, तब तक हम वो काम नहीं करेंगे। यानी कि लीवर को हर कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए, एक उत्प्रेरक चाहिए। और यहां पर इसमें हेल्प कौन करता है लीवर को, लीवर ये जो काम करता है किसके प्रेजेंस में, याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यानी इंसुलिन हार्मोन चाहिए और इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में, इस इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में लीवर क्या करेगा, आपका इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। समझना। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन ही आता कहां से? तो आप ये बताइए, जब भी ज्यादा मिठाई वगैरह खा लेते हैं, मीठा ज्यादा खाने के बाद क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, ए डॉक्टर साहब आज ना 4 गो मिठाई ज्यादा खा लिए हैं, थोड़ा इंसुलिन लगा दीजिए उस हिसाब से, जाते हैं? बताइए, नहीं जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का निर्माण जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका निर्माण जो है हमारे शरीर के अंदर होता होगा। सवाल उठता है कि आखिर ये इंसुलिन हमारे शरीर में बनता कहां पर है। तो याद रखिएगा अगला पॉइंट कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है, तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होता है जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। और ये जो पैनक्रियाज है ना बाबू, हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है और हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि भी है अग्नाशय, एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सा? अग्नाशय। यानी कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के किसके द्वारा, बीटा सेल के द्वारा होता है। अग्नाशय ग्रंथि के किसके द्वारा होता है, बीटा सेल के द्वारा होता है, बीटा कोशिका के द्वारा होता है। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। दूसरा नहीं लग सकता है, मतलब ट्रांसप्लांट हो सकता है उसका, है ना, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किसी का अगर लीवर खराब हो जाता है वो लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है ना, किसी और के लीवर का पार्ट काट करके वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिक्की जी उनके लिए सबसे जो बेस्ट होता है ना, उनको बोलिए वेट लूज करने, है ना, वेट लूज करने के लिए सुबह शाम कम से कम 1 घंटे वॉक करने के लिए, है ना, उससे जो है थोड़ा क्या होगा आपको, मतलब काफी फर्क उससे समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अभी हम लोगों को सवाल भी करना है लास्ट में।
किसी को कोई समस्या? ये सब डायबिटीज सब जो है ना, देखो लाइफ स्टाइल डिजीज है। आप अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखते हैं, है ना? एकदम खा पी के पलरे रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं है, एकदम दिन भर आप क्या कहते हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये सब आपका एक उम्र के बाद आपको डायबिटीज होना ही है ना? ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अब देखो, ये जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें, तो उसमें 4 गो सेल होता है। अल्फा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है, और एक होता है पीपी कोशिका। यह अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। और पैनक्रियाज जो है ना, अग्नाशय, इसके अंदर 4 गो कोशिका है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। ये जो अल्फा है, ये क्या करता है? ये एगो हार्मोन बनाता है। कौन सा? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन? याद रखना, ये ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्या काम है इसका अभी बताएंगे। ये जो बीटा है, आपको बताया कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। ये जो डेल्टा है, ये एगो हार्मोन बनाता है, याद रखना कौन सा? सोमेटोस्टैटिन। इस सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये जाकर के अल्फा और बीटा को कहता है, भाई तुम ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करो, और इसको कहता है तुम इंसुलिन का सिक्रेशन करो। और ये जो पीपी कोशिका है, ये इसके स्वास्थ्य को, यानी पैनक्रियाज जो है हमारा ठीक ठाक रहे, उसके लिए क्या करता है? ये पीपी कोशिका जो है कुछ पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे पैनक्रियाज यानी जो अग्नाशय है उसका क्या रहे? मामला ठीक रहे। अब देख, ध्यान से समझिएगा कि ये जो अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी है, इस कोशिका को खोजने वाला जो व्यक्ति था उसको क्या बोलते थे? उसका नाम था लैंगरहंस। इसलिए ये जो कोशिका है ना अग्नाशय के अंदर, इनको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैंगरहंस का द्वीप। क्या कहते हैं इसे? लैंगरहंस का द्वीप भी कहा जाता है, यानी कि अग्नाशय को ही कह सकते हैं, या फिर अग्नाशय के अंदर ये जो मौजूद कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहा जाता है? इसको लैंगरहंस का द्वीप कहा जाता है। अब अगर आपसे देखिए आसान सवाल पूछेगा, तो आपसे सिंपल पूछेगा कि जो लीवर है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किस हार्मोन के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है? तो बता देंगे इंसुलिन हार्मोन। आसान सवाल पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? ऑप्शन रहेगा पैनक्रियाज, और भी अलग अलग आपका ऑप्शन रहेगा, तो सिंपल है, पैनक्रियाज बता देंगे। थोड़ा सा मुश्किल करना चाहेंगे सवाल को तो वो कर देंगे क्या? अब पूछेंगे आपसे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, और वहां पर दे देंगे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। तो यहां पर अब आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बीटा सेल के द्वारा होता है। और थोड़ा सा और मुश्किल करना चाहेंगे सवाल को तो आपसे पूछ देंगे कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, और ऑप्शन में अब पैनक्रियाज देबे नहीं करेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल देबे नहीं करेंगे। वो ऑप्शन में दे देंगे क्या? एक ऑप्शन दे देंगे लीवर, एक दे देंगे स्टमक, एक दे देंगे आपका थायराइड ग्लैंड, और एक ऑप्शन दे देंगे वहां पर लैंगरहंस का द्वीप या लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब अगर आपको यह पता है कि अग्नाशय के अंदर मौजूद ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं को लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, इन्हीं को आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, तो आप इसका क्या करेंगे? सही उत्तर दे देंगे। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के बारे में दोस्तों पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सा टीका, इंसुलिन हार्मोन में याद रखिएगा क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन में आपका जस्ता यानी जिंक, जस्ता नामक धातु पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन में जस्ता नामक धातु पाया जाता है। और दूसरा याद रखिएगा, इंसुलिन जो है आपका एक कैसा हार्मोन है? तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन जो है आपका एक कैसा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, यानी कि यह प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और तीसरा, आप जो डायबिटीज के पेशेंट देखते हैं जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, आपके यहां भी या आपके रिलेशन में किसी कोई ना कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते होंगे,
तो ये जो इंसुलिन का टीका है, जिनको भी डायबिटीज जैसी बीमारी होती है तो वो इंसुलिन का जो टीका लगाते हैं, तो इंसुलिन के टीके का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, इंसुलिन के टीके का आविष्कार या इंसुलिन के टीका का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो इंसुलिन के टीका का आविष्कार सबसे पहले एफ.जी. बेंटिंग, किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? अभी लास्ट में 15 क्वेश्चन भी कराएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कभी ग्लूकोज कम हो जाए बॉडी में, ये तो ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा हुआ तब क्या प्रोसेस चल रहा है हमारे शरीर में, इसके बारे में बात करी हमने। हाँ, एफ.जी. बेंटिंग और बेस्ट भी लिख सकते हैं, बेंटिंग एंड बेस्ट, है ना। एफ.जी. बेंटिंग और बेस्ट ने किया था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंसुलिन के टीका का आविष्कार किसने? बेंटिंग एंड किसने? बेस्ट ने किया था। बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आएगा भी नहीं कंचन जी, है ना। आप जाकर के स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आप जाकर के स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, और अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तब आप हमसे डाउट पूछिए। ठीक है, जाकर के स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, ऐसे बीच में आकर के क्लास देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पूरा नाम नहीं याद रखना है सीमा जी, है ना, बस बेंटिंग एंड बेस्ट भी याद रखिएगा चलेगा। बेंटिंग एंड बेस्ट भी याद रखेंगे चलेगा। ठीक है, आगे चलाएं। कल नहीं हुआ था बायोलॉजी का क्लास। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन यानी कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे? प्रोटीन से मिलकर के बनता है। ठीक है, चलो अब आज के सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब बाकी इसके आगे का स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज लगभग आपके 15 के आसपास सवाल हैं, तो फटाफट से सवाल देखिए और इसका उत्तर दीजिए। सर, हमारे बॉडी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है। कार्बोहाइड्रेट श्वसन में ग्लूकोज का ही यूज होता है। पाचन की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फिर प्रोटीन का, और सबसे ज्यादा समय जो लगता है वो वसा को पचाने में लगता है। ठीक है, पीपी सेल जो होता है वो पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। अर्पिता सी, जो अग्नाशय है ना उसके स्वास्थ्य को क्या है? बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये ऑन्कोलॉजी जो है ये किसकी स्टडी को? कैंसर की स्टडी को कहते हैं। और कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, है ना, वर्ल्ड कैंसर डे। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन? तो देखो, अगर आपसे पूछा ना कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला धातु कौन सा है, तो धातु है आपका कैल्शियम। और अगर आपसे पूछे तत्व कौन सा है, तो तत्व है ऑक्सीजन। और एलिमेंट वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना, एलिमेंट वर्ड का यूज सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब? तो 1661 में। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1661 में। याद रखिएगा इस चीज को। और भूपर पट्टी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है जी? भूपर पट्टी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में आपका मिलता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, हाँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, है ना, ये क्रम है हमारे शरीर के अंदर मिलने वाले तत्वों का। कह रहा है द कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए जो हमारा दूध है, दूध के अंदर जो व्हाइट कलर होता है, सफेद रंग, ध्यान से समझना, दूध के अंदर जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? सफेद रंग वो एक प्रोटीन होता है, उसमें कौन सा? कैसीन, इसके कारण सफेद रंग होता है। और पीला रंग जो होता है, हल्का पीला रंग जो होता है दूध का, हल्का पीला रंग, ये किसके कारण होता है? तो ये याद रखिएगा, ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण।
आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सफेद कलर, है ना, कैसीन के कारण होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये सारा आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। द अल्टीमेट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड इज टू विच। कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बनने वाला अंतिम पदार्थ कौन सा, यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो फाइनली वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो फाइनली वो क्या बनाता है? बताइए, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज या अमीनो एसिड? तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो क्या बनाता है फाइनली? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या, C6H12O6। और जब प्रोटीन टूटता है तो फाइनली क्या बनाता है वो? अमीनो एसिड। प्रोटीन के टूटने से फाइनली क्या बनता है? अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन है, शहद। शहद का मुख्य घटक है शहद का मुख्य घटक कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज? बताए थे ना जी कल नहीं परसों कि शहद में मुख्यतः क्या मिलता है? सही रहेगा, कर लीजिए आदित्य, बढ़िया है, फ्रक्टोज। चलो अगला, स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्वीटेस्ट, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ये सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा पीवाईक्यू है ये। इसका भी क्या होगा? फ्रक्टोज। मिल्क में कौन सा सैकराइड प्रेजेंट होता है? मिल्क में कौन सा सैकराइड प्रेजेंट होता है? आप देख रहे होंगे एक भी सवाल जो है आपके नोट से बाहर नहीं होंगे, है ना, एक भी सवाल आपके नोट से बाहर नहीं होंगे। तो मिल्क में कौन सा सैकराइड प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। इसके बाद अगला, अच्छा अगर आपसे चावल और गेहूं में पूछे ना कि चावल और गेहूं में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल, अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिख लेना, अनाजों में जो सेरल होता है ना, अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में होता है ना। अनाज में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें होता है? चावल में। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अगर आपसे अनाजों में पूछे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है, तो चावल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आदित्य, वेरी गुड। अभी बायोलॉजी का भी मिल जाएगा आपका सारा, जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके नोट से रहते हैं। ठीक है, स्टार्च इज अ मोनोसैकेराइड, डायासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, नन ऑफ द अबव। स्टार्च क्या है? स्टार्च आपका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं अनाज में बोल रहा हूं राम जी, अनाज में सबसे ज्यादा किसमें होता है? चावल में। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारे भोजन का मुख्य घटक इसमें से कौन सा है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज? तो हमारे भोजन का मुख्य घटक कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट, है ना। हमारे भोजन का मुख्य घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल, दाल, रोटी, ये सब जो खाते हैं, चावल, रोटी, ये सब, है ना, तो उसमें मुख्य घटक के रूप में क्या होता है? इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन नेचर। बताए थे अभी आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है? वो है आपका सेलुलोज, है ना जी, बताए थे अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट।
स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ये दोनों प्लांट से प्राप्त होते हैं। स्टार्च और सेलुलोज कहाँ प्लांट से प्राप्त हो रहा था, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर, बिल्कुल दोनों ही ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड है, करेक्ट है। बोथ ऑफ देम कलर गिव कलर विथ आयोडीन, क्या सेलुलोज आयोडीन के साथ कलर देता है जी? हो जाएगा आरती, डेफिनेटली हो जाएगा। क्या ये आपका सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ कलर देता है? नहीं देता। बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ये भी आपका करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकेंट कैप्सूल यूज्ड इन द मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन आर मेड अप ऑफ। बाकी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, अब सारे सवाल आप लोग करिएगा, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका फैट एंड प्रोटीन, कल हम लोग देखने वाले हैं। वसा और प्रोटीन, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है स्टार्च से। किससे बना होता है? स्टार्च से। ये अभी हम लोगों ने फैट पढ़ा नहीं है ना, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फैट अभी हम लोगों ने ये दोनों पढ़ा नहीं है सवाल, तो हालांकि इस सवाल का जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, वसा को ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन वसा को ही क्या किस नाम से जानते हैं? ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क? भैंस के दूध में जो एवरेज फैट कंटेंट होता है वो 7.2% होता है। ये सब आगे आपको कराएंगे जब वसा पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बाकी वसा जब पढ़ेंगे तो इन सारे पॉइंट को आपको लिखाएंगे, ठीक है। तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फैट एंड प्रोटीन, फिर हम लोग करेंगे विटामिन्स को स्टार्ट, देन हम लोग देखेंगे मिनरल्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने सवाल यहाँ से बनते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट किसी को? एमसीक्यू यूट्यूब पर करवाएंगे अब नेक्स्ट वीक से, जो है 10 बजे सुबह सोच रहे हैं। नेक्स्ट वीक से यूट्यूब पर 10 बजे सुबह में आपका डेली 20-25 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, मंडे से। ठीक है, किसी और कोई, किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, इसके आगे के मुद्दों के साथ, आगे के टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। एंड ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में। 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा लोकेश जी, दरोगा मेंस का क्लास जो है 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।